अभिमन्यु ने अपनी आग उगलती आंखों से कहा, कौन है वो? कौन है जिसके हिस्से की नफरत मुझे सहनी पड़ रही है? कौन है वो? कुणाल ने एक पल उसकी आंखों में देखा और फिर कहा, तेरा दुश्मन, वन एंड ओनली पार्थ सिंह ओबरॉय। पार्थ का नाम सुन अभिमन्यु की आंखें बड़ी हो गई। कुणाल ने आगे कहा, आई डोंट नो उसने ये क्यों किया, लेकिन उसने ही किया है क्योंकि रायमा सीधा एयरपोर्ट गई थी और वहां से सीधा पार्थ की पर्सनल जेट से बाहर गई। अभिमन्यु ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और फिर खोली। उसे देख आज कुणाल भी डर गया। अभिमन्यु की आंखें आज अंगारे बरसा रही थी। उसकी वो लाल आंखें साफ बता रही थी कि उसका गुस्सा किस हद तक पहुंच चुका है और अगर इस वक्त पार्थ वहां होता तो उसका क्या हश्र होता। अभिमन्यु ने नफरत से कहा, मैं जानता हूँ उसने ये सब क्यों किया। उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि एक बार फिर से मेरी गलती ना होने के बावजूद भी मुझे नीचा गिरा सके, सभी को बता सके कि अभिमन्यु को सिर्फ गिरना आता है। लेकिन पार्थ सिंह ओबरॉय इस बार एक गलती कर दी और वो ये कि तुमने इस बार जो बदले की आग बुझ चुकी थी उसे वापस जला दिया। इस आग में तुम नहीं बल्कि तुम्हारी बहन जलेगी। अब तुम्हें भी वही दर्द दूंगा जो तुमने मुझे दर्द दिया था सालों पहले। नाउ इट्स टाइम फॉर एक्शन। कुणाल, जो कि उस वक्त उसकी बात सुन पूरी तरह से घबरा चुका था, वो घबरा कर बोला, पर तू तो निशा से प्यार करता है। अभिमन्यु ने एक नजर उसे देखा और कहा, हाँ करता हूँ, लेकिन उससे कई ज्यादा मैं सृष्टि से प्यार करता हूँ। वो आज भी मेरी यादों में है। उसके आगे मेरे लिए कोई भी अहमियत नहीं रखता। उसकी बात सुन कुणाल ने गंभीर होकर कहा, ठीक है, तू जो करना चाहता है वो कर। यहाँ ये भाई जो चाहेगा वो करेगा। उसे मैंने सिर्फ नाम के लिए ही बहन नहीं कहा बल्कि माना भी है। सो उसे टॉर्चर करने से पहले तुझे ये भी याद रखना पड़ेगा कि उसका भाई तेरा दोस्त है। अभिमन्यु ने उसे देखते हुए कहा, बहन के लिए यारी छोड़ देगा? कुणाल ने कहा, तू भी तो वही कर रहा है। अभिमन्यु ने उसकी बात सुन आंखें बंद कर ली। उसने एक लंबी सांस ली और खुद के गुस्से को शांत किया क्योंकि वो कुणाल को हर्ट नहीं कर सकता था। आखिरकार एक वही तो था जिसके सामने वो अपना हर भाव रख सकता था। फिर उसने आंखें खोली। इस वक्त उसकी आंखें भावहीन थी। उसने कहा, ठीक है, नहीं करूंगा निशा को टॉर्चर, लेकिन ये मत समझना कि उसे प्यार करूंगा, क्योंकि वो खुद से मुझसे दूर रहना चाहती है तो उसी की मान रहा हूं। ना ही उसे अब प्यार करूंगा और ना ही टॉर्चर। इतना बोल वो वहां से चला गया। कुणाल उसके जाते ही बोला, किससे झूठ बोल रहा है अभी? तू खुद भी जानता है कि तू उसे देखे बिना रह नहीं सकता। ऊपर देखते हुए कहा, हे कृष्णा, इस कृष्ण को अपनी राधा से दूर ना होने दीजिएगा। इसे सिर्फ निशा ही संभाल सकती है और इसके अंदर दबा हुआ वो सालों का दर्द भी सिर्फ निशा ही अपने प्यार से खत्म कर सकती है। जल्द से जल्द अब सब कुछ ठीक कर दीजिए। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु सीधा वापस गायत्री निवास जाता है। गायत्री निवास जाकर वो जैसे ही कमरे में जाता है वो पाता है कि सभी मोमबत्तियां बुझ चुकी हैं और निशा जमीन पर सिकुड़कर सो रही है। वो निशा के पास घुटनों पर बैठा। उसने उसे अपनी बुझी हुई नजरों से देखा। निशा के गालों पर आंसुओं के सूखे निशान थे जो कि इस बात के गवाह थे कि निशा बहुत ज्यादा रोई है। नींद में भी उसे हल्की हल्की हिचकी आ रही थी। उसे ऐसे देख अभिमन्यु की आंखें नम हो गई। उसने उसे आहिस्ता से बाहों में उठाया और बेड पर लिटा दिया। जैसे ही उसकी नजरें उसके चेहरे पर पड़ी वो धीरे धीरे उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसे अभी जो हुआ सब कुछ याद आ गया। वो सब याद करके वो झट से सीधा खड़ा हुआ और बाथरूम में चला गया। उसने शॉवर ऑन किया, बाहर निकला और समय देखा तो रात के 2:30 बज रहे थे। वो बालकनी में चला गया। उसने कुणाल को कॉल किया। कुणाल को भी यहाँ नींद नहीं आई थी, वो भी जाग रहा था। उसने अभिमन्यु का कॉल देख झट से फोन उठाया। अभिमन्यु कड़क लहजे में, मेरी कल की बैंगलोर की टिकट बुक करो, मैं वहां जा रहा हूँ अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए। कुणाल, लेकिन वहां तो मैं जाने वाला था। अभिमन्यु धमकी भरे लहजे में, अपनी बहन को रोते देखना चाहते हो? कुणाल, ठीक है। अभिमन्यु, शिखा भी मेरे साथ जाएगी एज शी इज माई सेक्रेटरी। कुणाल, ओके। अभिमन्यु ने फोन काट दिया। अभिमन्यु ने मन ही मन कहा, पार्थ सिंह ओबरॉय, तुम्हारी बर्बादी शुरू। वो अंदर गया। उसने अपनी पैकिंग की। वो फिर जाकर बेड पर सीलिंग की तरफ फेस करके लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद की। तभी उसे एहसास हुआ कि किसी का हाथ उसके सीने पर है। उसने आंखें खोली तो अपनी साइड में पाया कि निशा ने करवट लेकर अपना हाथ उसके सीने पर रख लिया
उसने उसका हाथ हटाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया वो रुक गया। उसने एक पल उसके चेहरे को देखा और निशा की तरफ सरक कर उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया। अभिमन्यु ने उसका माथा चूम लिया और कहा, आज की आखिरी और पहली रात हम दोनों की एक साथ। अगली सुबह अभिमन्यु की आंख पहले खुल गई। उसने आहिस्ता से निशा को खुद से अलग किया। उसने उसका माथा चूमा और जिम में चला गया। निशा भी आधे घंटे बाद उठ गई। अभिमन्यु को ना देख न जाने क्यों उसके चेहरे पर उदासी छा गई। वो नहाने चली गई। नहाकर जैसे ही वो निकली, अभिमन्यु को उसने सामने खड़ा पाया। दोनों एक टक एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। दोनों की ही आंखों में एक दूसरे के लिए जहाँ बेशुमार प्यार था, वहीं दर्द भी था। दोनों ने अपनी नजरें हटा ली। निशा उसके सामने से हट गई तो अभिमन्यु वॉशरूम के अंदर चला गया। 1.5 घंटे बाद डाइनिंग हॉल में सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ओबरॉय परिवार जा चुका था क्योंकि उनकी सुबह 4 बजे की अमेरिका की फ्लाइट थी। डाइनिंग हॉल में खामोशी छाई हुई थी। अभिमन्यु ने कहा, मैं 2 महीनों के लिए बैंगलोर जा रहा हूँ, बिजनेस के सिलसिले में। उसकी बात सुन सभी उसे भौचक्के से देख रहे थे। निशा के हाथों से उसका निवाला ही प्लेट में गिर गया। अनीश जी ने उसे डांटने के लहजे में कहा, अभी शादी को 1 हफ्ते भी नहीं हुए और तुम कह रहे हो कि तुम बैंगलोर जा रहे हो। अभिमन्यु ने उन्हें नफरत से गहरी नजरों से देखते हुए कहा, हाँ, आप क्यों चाहेंगे कि मैं बेंगलोर जाऊं? आखिरकार आपका फेवरेट जो है पार्थ, आप तो यही चाहेंगे कि हर एक प्रोजेक्ट उसका ही हो, लेकिन इस बार नहीं। इस बार हर साल का ये प्रोजेक्ट तो मैं ही हासिल करूंगा और बिजनेसमैन ऑफ द ईयर भी बनकर रहूंगा। उसकी बात सुन अनीश जी फीकी हंसी हंसकर बोले, हाँ, अगर तुम हमें दिखाना चाहते हो तो रहने दो, क्योंकि करो वो जिससे तुम्हें खुशी मिले। अभिमन्यु ने कहा, वही तो कर रहा हूँ। आखिरकार मैं जीतूंगा तो पार्थ हारेगा, तो आपको तो दुख होगा ही, और आपको दुखी देखकर ही तो खुशी मिलेगी मुझे। अनीश जी ने कहा, किसी भी बाप को अपने बेटे की जीत पर दुख महसूस नहीं होता। क्यों रहते हो मुझसे दूर अभी? ये बाप बेटे की दूरी तुम तभी समझ पाओगे जब तुम खुद बाप बनोगे। अभिमन्यु बिना कुछ कहे वहां से उठकर चला गया। उसे बिना नाश्ता किए जाते देख सुहानी जी खींचकर बोली, उसे नाश्ता तो करने देते। अनीश जी गुस्से से बोले, यहाँ पर वो नई नवेली बहू को छोड़कर जा रहा है और तुम बोल रही हो कि मैं कुछ ना बोलूं। निशा ने उनकी बात सुनकर, इट्स ओके पापा जी, उन्होंने ये बात मुझे पहले ही बता दी थी और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनीश जी निशा के आगे कुछ नहीं बोले। अभिमन्यु फिर बैग लेकर आया। उसने आकर गायत्री जी, अभिराज जी और सुहानी जी के पैर छूकर आशीर्वाद ली और अनीश जी को एक नजर देखा और फिर चला गया। उसके जाने के बाद निशा बोली, मम्मी जी, क्या मैं भी अपनी कंपनी जा सकती हूँ? सुहानी जी सिर हिला देती है। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 57। उसके जाने के बाद निशा बोली, मम्मी जी, क्या मैं भी अपनी कंपनी वापस जा सकती हूँ? सुहानी जी सिर हिला देती है। निशा फिर चेंज करके सिंपल सूट पहन लेती है। उसने अब सिंपल सा रेड कुर्ते के साथ व्हाइट प्लाजो पहना हुआ था। उसने अपने बालों को इस तरह से सेट किया कि उसका सिंदूर ना दिखे, क्योंकि कुर्ता बंद गले का था, मंगलसूत्र दिख नहीं रहा था। अब निशा जैसे ही बाहर जाती है तो ड्राइवर उसके आगे आकर बोला, मैम, बड़ी मैडम का ऑर्डर है आपको आपकी मंजिल तक छोड़ने का। निशा सिर हिलाकर गाड़ी में बैठ जाती है। वो बोली, शांति कॉलोनी ले चलिए। आधे घंटे बाद वो शांति कॉलोनी में थी। वो सीधा अपने घर की तरफ गई तो उसे उसने लॉक्ड पाया। ये देख वो चौंक गई। उसने कुणाल के घर का दरवाजा खटखटाया तो काजल ने खोला। काजल निशा को देख खुश होकर बोली, भाभी आप यहाँ? निशा ने कहा, हाँ, वो शी से मिलने आई थी, पर शी। काजल ने कहा, ओ शिखा तो बैंगलोर गई है, अभी भाई के साथ सेक्रेटरी है ना, तो इसलिए। निशा ने सिर हिला दिया। उसने मन ही मन अभिमन्यु को कोसते हुए कहा, खड़ूस, खुद तो गया ही, शी को भी ले गया। चलो, वैसे देखा जाए तो अच्छा ही है। अब अजित रहेगा तो मुझे किसी की भी बहस नहीं सुननी पड़ेगी, मेरा सिर दर्द कम ही रहेगा। निशा को यूं खोया पाकर काजल ने उसे कंधे से हिलाते हुए कहा, भाभी क्या हुआ, आइए अंदर आइए। निशा होश में आई और बोली, नहीं, मुझे असल में आज से ऑफिस रिज्वाइन करना है, तो मैं वहां जा रही हूँ। अच्छा काजल, मेरा ना एक दोस्त आने वाला है संगरूर से, वो यही इसी घर में रहेगा, तो प्लीज देख लेना, वो शरीफ है, सिर्फ 1 हफ्ता ही रहेगा। काजल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नॉट अ प्रॉब्लम, हम उनकी खातिरदारी कर लेंगे, आपके मेहमान यानी कि हमारे मेहमान।
निशा मुस्कुरा दी। वो फिर गाड़ी में बैठ गई। उसने पहले टाइम देखा तो पाया 9:15 बज रहे हैं। उसने मन ही मन कहा, अजित की फ्लाइट 10:30 बजे लैंड करेगी, अभी मैं ऑफिस जाती हूँ। फिर वो ड्राइवर को ऑफिस जाने का कहती है। इधर ऑफिस में जो टीम गोवा में थी और मिस्टर सिंह, इन्हें ही पता था कि निशा की शादी हो चुकी है और किसी को इजाजत भी नहीं थी खबर बाहर फैलाने की, वरना सभी मित्तल खानदान का मुंबई शहर में दबाव जानते थे। ऊपर से अभिमन्यु मित्तल तो उससे भी बड़ी हस्ती है। निशा जैसे ही ऑफिस पहुंची, मिस्टर सिंह ने उसे कैबिन में बुला लिया। कैबिन में मिस्टर सिंह बोले, मिस सूद, आपने हमारी लाज रख ली। थैंक यू सो मच इतने बड़े सेक्रीफाइस के लिए। निशा ने कहा, जी ये तो हमारी ड्यूटी है। वैसे सर, आपने किसी काम से बुलाया? मिस्टर सिंह बोले, जी हमें मिस्टर मित्तल का कॉल आया था। उन्होंने आपका शिफ्ट टाइम घटाने को कहा है क्योंकि आपको किसी टेस्ट की तैयारी करनी है, इसीलिए हमने आपका टाइम अब 9 से 6 की जगह 9 से 3 कर दिया है। आई होप इज दैट ओके? निशा उनकी बात सुन समझ गई ये सब यूपीएस की कोचिंग के लिए किया गया है। उसने कहा, जी ठीक है सर। वैसे आपको उनका कॉल कब आया था? मिस्टर सिंह बोले, आज अभी, बल्कि 1.5 घंटे ही हुआ है। उनकी बात सुन न जाने क्यों निशा के होठों पर मुस्कान आ गई। वो फिर कुछ देर बाद उठकर चली गई। वो अब अपने कैबिन में बैठी जो हुआ उस सब के बारे में सोच रही थी। उसने खुद से कहा, मैंने इन्हें इतना कहा लेकिन फिर भी इन्होंने मेरे करियर, मेरे ड्रीम के बारे में सोचा। कहीं मैं गलत तो नहीं? नहीं निशा, तू गलत नहीं है। इनके कारण एक लड़की, उसके परिवार की इज्जत उतर गई। तू सही कर रही है। वैसे भी तो 2 महीने का ही रिश्ता है ये। लास्ट की लाइन बोलकर न जाने क्यों उसके दिल में कुछ उसे चुभ सा गया। तभी कैबिन में एक एम्प्लॉय आई और किसी प्रोजेक्ट में उसे उसकी मदद करने को कहा, तो निशा उसकी मदद करने लगी। काम करते करते उसे 10 बज गए। वो फिर मिस्टर सिंह को बोलकर एयरपोर्ट चली गई। वो वहां अपनी गाड़ी से गई थी जो कि उसे कंपनी ने प्रोवाइड की थी। वो गाड़ी पार्क करके एग्जिट की तरफ बढ़ गई। वहीं उसी वक्त अभिमन्यु की गाड़ी भी आई। निशा को देख उसके साथ आया कुणाल बोला, निशा यहाँ पर? उसकी बात सुन अभिमन्यु और शिखा भी उसी दिशा में देखते हैं, तो निशा को देख दोनों चौंक जाते हैं। तभी शिखा अचानक बोली, अरे हाँ, आज तो अजित आना था, वो जरूर उसे पिक करने आई होगी। शिखा की बात सुन अभिमन्यु की नसें तन गई। उसने अपने शब्द चबाते हुए कहा, कौन है ये अजित? शिखा ने मुंह बनाकर कहा, हमारा बचपन का दोस्त। उसकी बात सुन अभिमन्यु भी एग्जिट की तरफ बढ़ जाता है। ये देख दोनों चुप रहे। वहीं निशा वहां खड़ी अजित के निकलने का वेट कर रही थी। उसने घड़ी देखी तो 11:15 बज रहे थे। तभी सामने से कोई 6 फीट का लड़का आकर निशा के गले लग गया। ऐसे किसी के अचानक गले लगने से घबरा गई, लेकिन फिर मुस्कुरा दी क्योंकि वो जानती थी ये अजित है। अजित ही है जो उसे ऐसे झटके देता है। वही उन्हें दूर से खड़ा अभिमन्यु देख रहा था। गुस्से के कारण उसके गले की नसें उभरी हुई थी। निशा अजित से अलग हुई। नीली आंखें, गोरा रंग, लंबे बाल जो कि गर्दन तक आ रहे थे। उनकी चोटी बनी हुई थी। गले में एक ओमकार का लॉकेट पहना हुआ था। व्हाइट टी शर्ट के साथ ब्लू जीन्स। एक हाथ में उसने अपनी जैकेट पकड़ी हुई थी और एक हाथ में उसका बैग था जो कि उसने अभी छोड़ा हुआ था क्योंकि उसने निशा को गले लगाया। कुल मिलाकर वो अभिमन्यु से दिखने में कम नहीं था। पर्सनालिटी उसकी भी काफी आकर्षित थी। वहां खड़ी सभी लड़कियां उसे ही ताड़ रही थी। अजित ने निशा से कहा, बातें बाद में करना, पहले मुझे यहाँ से निकाल। निशा उसकी बात सुन हंसकर उसके सिर पर चपेट लगाती है। फिर दोनों मुस्कुराते हुए बाहर निकलकर पार्किंग में आ जाते हैं। कुणाल और शिखा इस वक्त यहाँ नहीं थे। वही उन दोनों को इस तरह हंसते मुस्कुराता देख अभिमन्यु का दिल कर रहा था कि वो अभी उस जगह पर अजित की कब्र खोद दे। कहानी आगे क्या मोड़ लेगी, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 58। अजित ने निशा से कहा, बातें बाद विच करते हैं, पहला मुझे यहाँ से निकाल वरना इन कुड़ियों ने मेरे पर झपट लेना है। निशा उसकी बात सुन हंसकर उसके सिर पर चपेट लगाती है। फिर दोनों मुस्कुराते हुए बाहर निकलकर पार्किंग में आ जाते हैं। कुणाल और शिखा इस वक्त यहाँ नहीं थे। वही उन दोनों को इस तरह हंसते मुस्कुराते देख अभिमन्यु का दिल कर रहा था कि अभी वो उसी जगह पर अजित की कब्र खोद दे। अजित और निशा गाड़ी में बैठकर शांति कॉलोनी के लिए निकल गए। वही अभिमन्यु भी वहां से निकल चुका था। इधर गाड़ी में अजित ने निशा से कहा, काफी अमीर होगी, गड्डी शड्डी। हाँ, निशा ने हंसकर कहा, कंपनी की तरफ से है। अजित ने कहा, कोई ना, आज कंपनी ने दी है, अगली बार तो खुद लेगी।
निशा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है। अजित ने फिर कहा, वैसे मैंने सुना है कि वो शिखा चुड़ैल भी साथ रहने वाली है। निशा ने हंसकर कहा, अजित प्लीज उसके सामने नहीं, और अभी वैसे भी वो अपने ऑफिस के काम से बैंगलोर गई है। अजित ने ऊपर देखकर कहा, शुक्रिया बाबा जी जो उस चुड़ैल का मुंह नहीं दिखाया। निशा ने कहा, तू उससे इतना चिढ़ता क्यों है? अजित ने कहा, यही सवाल तू उससे कर, फिर मैं भी जवाब दे दूंगा। निशा ने उसकी बात सुन सिर झटक दिया, क्योंकि जब भी वो ये सवाल शिखा से पूछती थी तो वो भी यही कहती थी कि पहले तू वो अजित से पूछ, फिर उसे जवाब देगी। अजित ने कहा, और दस कैसा चल रहा है सब? निशा ने कहा, बस वधिया, तू बता तेरी जॉब कहाँ लगी है? अजित ने कहा, मित्तल टेक्सटाइल। उसकी बात सुन निशा ने झटके से गाड़ी रोक दी। वो कंपनी का नाम सुन घबरा गई थी, क्योंकि कंपनी तो उसी के ससुराल की थी। गाड़ी को रुका देख अजित ने खिड़की से देखा कि कहीं वो पहुंच गए, तो उसने पाया कि आसपास कुछ दुकानें हैं। ये देख अजित ने अजीब तरह से निशा को देखते हुए कहा, तू दुकानों में रहती है? अजित की बात सुन निशा उसे नासमझी से देखने लगी, तो अजित ने उसे बाहर देखने को कहा। बाहर देखकर वो अजित की बात समझी और उसने गाड़ी वापस चलाई। अजित ने कहा, क्या हुआ, इतना कौन सा तुझे झटका लग गया? निशा ने कहा, नहीं वो बस कंपनी बहुत अच्छी है, काफी नाम है शहर में। अजित ने मुस्कुराकर कहा, ओह हाँ सुना है मैंने भी कि काफी नाम है, पर नाम कमाने का कोई फायदा नहीं। निशा ने ये सुन उसे देखते हुए कहा, मतलब? अजित ने कहा, मैंने सुना है कि जो कंपनी के एमडी का बेटा है उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है अपने फैमिली बिजनेस में। क्या नाम था उसका? अभिमन्यु मित्तल। हाँ, उसने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया है। तो अब मित्तल टेक्सटाइल का नाम कमाने का क्या फायदा, क्योंकि उसे आगे बढ़ाने वाला तो ये है नहीं, तो अंत में उसका अंत ही होना है। वैसे मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस अभिमन्यु मित्तल ने अपने फैमिली बिजनेस को क्यों ज्वाइन नहीं किया। लोग सपने देखते हैं इनकी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए, और ये शख्स है कि छोड़ रहा है, पागल। अभिमन्यु के बारे में उसे ऐसा बोलता देख निशा को बुरा लगा। उसने कहा, हर एक की अपनी अपनी चॉइस है अजित, वो अपने बलबूते पर एक सफल आदमी बनना चाहते होंगे, बल्कि आई रिस्पेक्ट हिम। इतनी ज्यादा पावर, पैसा होने के बावजूद भी उन्होंने खुद अपना मुकाम हासिल किया बिना किसी की मदद के। ऐसा कोई एक ही होता है जो अपने बलबूते पर इतना बड़ा मुकाम हासिल कर ले, और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, इसलिए तुम जैसों को ज्वाइनिंग मिल रही है। उसकी बात सुन अजित ने उसके आगे हाथ जोड़कर कहा, माफ कर मेरी माँ, गलती कर दी कहकर। तू तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे मैंने तेरे पति को कुछ कह दिया। उसकी बात सुन निशा सकपका गई और बोली, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, पागल है तू। वो तो बस इसलिए क्योंकि वो बहुत अच्छे आइडल है यूथ के लिए। अजित ने कहा, अच्छा छोड़िए अभिमन्यु पुराण, अपने बारे में बता, कैसी चल रही है लाइफ? निशा ने मन ही मन कहा, उबड़ खबड़ सी। निशा ने अजित से झूठी मुस्कान के साथ कहा, वेरी स्मूथ। अजित ने कहा, दैट्स गुड। इससे पहले कि वो आगे बोलता, निशा ने गाड़ी रोक दी और कहा, हम पहुंच गए। अजित ने बाहर देखा तो वो लोग शांति कॉलोनी पहुंच चुके थे। दोनों गाड़ी से बाहर निकले। अजित ने अपना बैग निकाला। निशा फिर उसे अपने घर ले गई। घर को देखते हुए अजित सोफे पर बैठकर बोला, काफी अमीर कंपनी है निशा तेरी तो। निशा मुस्कुरा दी और किचन में चली गई। कुछ देर बाद वो हाथ में चाय के कप लेकर आई। उसने अजित को चाय का कप दिया। अजित ने चाय का कप लिया। उसने जैसे ही चाय का पहला घूंट भरा, वो मुस्कुरा दिया और बोला, ये चाय ना प्राइसलेस है, तेरी जैसी चाय इस दुनिया में कोई नहीं बनाता। निशा हंस दी। अजित ने फिर कहा, ओए वैसे तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना मेरे इत्थे रहने से? निशा ने उसकी बात सुनकर कहा, नहीं, और वैसे भी जितनी देर तक तूने इधर रहना है तू रह सकता है। मुझे किसी शादी के चलते आउट ऑफ स्टेशन जाना है, और शिखा तो वैसे ही यहाँ नहीं है, सो तू रह सकता है यहाँ पे। उसकी बात सुन अजित ने सिर हिला दिया और कहा, लेकिन तेनू आज दी रात मेरे नाल काटनी पड़ेगी। उसकी बात सुन निशा घबरा गई, क्योंकि शादी के अगले ही दिन अगर वो घर के बाहर रही, वो भी तब जब अभिमन्यु भी घर पे नहीं है, तो उसे डर था कि कहीं कोई बवाल ना हो जाए। उसके चेहरे की घबराहट देख अजित ने जिद करना शुरू कर दिया। तो निशा ने कहा, अच्छा रुक, मैनू अपने बॉस दे नाल गल करने दे, तू जाके चेंज कर ले। इतना बोल निशा फोन करने के लिए एक कमरे में चली गई और अजित भी दूसरे कमरे में चला गया। निशा ने सुहानी जी को फोन लगाया। सुहानी जी ने उसका फोन उठाया। निशा, हेलो मम्मी जी। सुहानी, हाँ निशा बोलो बच्चे।
निशा घबराहट में, मम्मी जी सुहानी जी उसकी घबराहट भांपकर, जो भी कहना है खुलकर कहो, ऐसा सोचो कि सास से नहीं अपनी सहेली से बात कर रही हो। निशा बोली, मम्मी जी मेरा ना एक दोस्त आया है संगरूर से, वो मेरे यहाँ रहेगा 1 हफ्ता। उसे बोल दिया है कि मुझे किसी शादी के चलते 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना है, लेकिन आज की रात मुझे यही रुकना पड़ेगा। तो सुहानी जी सारी बात समझकर, अभी को बताया? निशा, नहीं। निशा देखो, ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें जो करना है बेटे तुम कर सकती हो। मुझे या घर वालों में से किसी को तुम्हारे किसी भी काम से दिक्कत नहीं, तब तक नहीं होगी जब तक तुम कुछ अपनी मर्यादा से बाहर ना कर दो। लेकिन अभी और तुम्हारी जिंदगी जुड़ चुकी है, तो तुम्हें उसे बताना चाहिए। उसे पूछना नहीं है, सिर्फ बताना है। बाकी यहाँ पर मैं सब संभाल लूंगी, तुम आराम से आओ। निशा मुस्कुराकर, जी थैंक यू, फोन कट कर दिया। फोन के कट जाने पर निशा ने मुंह बनाकर कहा, मैं क्यों बताऊं उन्हें? उन्होंने मुझे बताया बेंगलोर जाने का। इतना बोल वो बाहर आई तो अजित ने कपड़े चेंज कर लिए थे और सोफे पर बैठा टीवी देख रहा था। अजित ने कहा, दीक्षांत अंकल का फोन आया था, तुम्हें कर रहे थे लेकिन तुम्हारा फोन बिजी आ रहा था, इसलिए मुझे कर दिया। वो बस हालचाल पूछ रहे थे। निशा ने सिर हिला दिया। निशा भी आकर सोफे पर उसके साथ बैठ गई। अजित ने एक पल उसे देखा और टीवी बंद कर दिया। वो निशा की तरफ टर्न हुआ। उसने निशा के हाथ थामे और कहा, क्या हुआ? निशा ने ना में सिर हिलाकर कहा, कुछ भी तो नहीं। अजित ने उसकी नोज पिंच करके कहा, अब मुझसे झूठ बोलेगी? निशा ने झूठी मुस्कान के साथ कहा ना अजित, कुछ भी नहीं हुआ, एवी टेंशन ले रहा है तू। अजित ने उसे घूरते हुए कहा, तू बताएगी या फिर मैं कोई और तरीका ढूंढूं? निशा ने अपने हाथ छुड़ाकर कहा, जब कुछ है ही नहीं तो क्या बताऊं? अजित ने लंबी सांस लेकर कहा, ठीक है, कर रहा हूं तेरा विश्वास, लेकिन अगली बार तेरा ये नहीं चलेगा। अगली बार तो मुझे लाइसेंस मिल जाना है सब कुछ जानने का। निशा ने नासमझी से कहा, कौन सा लाइसेंस? अजित ने कहा, पति का लाइसेंस, तुझे नहीं पता? अब आखिर क्या होगा कहानी में, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 59। अजित ने लंबी सांस लेकर कहा, ठीक है, कर रहा हूँ विश्वास, लेकिन अगली बार तेरी नहीं चलेगी। अगली बार तो मुझे लाइसेंस मिल जाना है सब कुछ जानने का। निशा ने नासमझी से कहा, कौन सा लाइसेंस? अजित ने कहा, पति का लाइसेंस, तुझे नहीं पता? निशा उसे नासमझी में देखते हुए ना में सर हिला देती है। अजित फिर संजीदगी से उसके हाथ पकड़कर बोला, हमारी शादी की बात चल रही है निशा, तुझे नहीं पता? उसकी बात सुन निशा के चेहरे पर घबराहट, हड़बड़ाहट के भाव आ गए। उसने मन ही मन कहा, व्हाट द, ये क्या स्यापा है? मेरी लाइफ में क्या स्यापा हो रहा है? बाबा जी, क्या किया है पिछले जन्म में मैंने ऐसा जो ऐसे दिन दिखा रहे हो? एक बंदर को संभालना यहाँ इतना मुश्किल हो रहा है और इस दूसरे बंदर को भी संभालना पड़ेगा। अगर पापा जी को मेरी शादी के बारे में पता लग गया, मैं पापा जी को कुछ भी नहीं बोल पाऊंगी कि अजित को ना करने की क्या वजह है। अजित को ही समझाना पड़ेगा, पर कैसे समझाऊं और कहां से समझाऊं? वही निशा को किसी और ही दुनिया में खोया देख अजित ने उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया और उसे उसकी दुनिया से बाहर निकाला तो निशा सकपका गई। अजित ने अपने चेहरे के भावों को बदला और हंसते हुए कहा, ओह माय गॉड निशा, निशा तो कितनी घबरा गई थी। वो पागल मजाक कर रहा था एंड तूने सीरियस ले लिया। तुझे तो पता ही है मैं कितना मजाक करता हूँ। उसकी इस बात को सुन निशा को वो एहसास हुआ जो रेगिस्तान में चल रहे प्यासे को होता है जब उसे पानी मिलता है। उसने सांसें छोड़ी जो कि रुकी हुई थी। उसने अपने हाथ छुड़ाए और अजित के कंधे पर मारते हुए कहा, पागल, तुझे पता भी है मैं कितनी टेंशन में आ गई थी। निशा की बात सुन अजित ने संजीदगी से कहा, क्यों, मेरे नाल ब्याह करने से तेनू कोई प्रॉब्लम है? उसकी बात सुन निशा को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। वो बोली, मैं चेंज करके आती हूँ, फिर सभी संगरूर वालों की खबर लेती हूँ तुझसे। ये बोल वो कमरे में चली गई। उसके कमरे में जाने के बाद अजित ने कहा, कुछ तो गड़बड़ है, मैंने निशा को कभी भी इस तरह नहीं देखा। इससे पहले कि दीक्षांत जी अंकल निशा के साथ हमारी शादी की बात करें, मुझे निशा को देखना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो निशा को इतनी टेंशन दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ कमरे में निशा आकर खुद से बोली, शुक्र है कि ये मजाक था, वरना सच्ची मैंने मर जाना था।
लेकिन निशा जी, ऐसा ना हो जाए कि इन्हीं 2 महीनों में पापा जी मेरा रिश्ता कहीं और पक्का कर दे। नहीं, मुझे बात करनी होगी पापा जी से, चाहे ये रिश्ता समझौते का हो या सिर्फ कुछ ही वक्त का, लेकिन फिर भी मुझे वफादार रहना होगा। मैं मिस्टर मित्तल को धोखा नहीं दे सकती। उसने एक लंबी सांस ली और कपड़े बदलकर बाहर आई तो पाया कि अजित हॉल में नहीं है। उसे किचन से आवाज आने लगी। ये पाकर वो किचन में गई। अजित कुछ बना रहा था। ये देख निशा हैरत भरे भावों के साथ बोली, अजित, तुम और कुकिंग? हाँ। अजित ने मुस्कुराकर कहा, दिल्ली में पीजी में अकेला रहकर आया हूँ निशा, तो सीख गया हूँ। तू ए छड़, ए नमक कहाँ है? निशा उसकी बात सुन नमक पकड़ा देती है। फिर निशा भी उसकी मदद करने लगती है। वहीं यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, बस 2 किलोमीटर की दूरी पर एक शख्स एक विला में जलन और गुस्से के साथ मरे जा रहा था। इधर आरुषि विला के एक कमरे में एक शख्स पंचिंग बैग पर मुक्के बरसाते जा रहा था और कुछ न कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। साथ में बहुत गुस्सा था। कैसे कैसे कर सकती हो तुम ऐसा? चाहे समझौता ही है, लेकिन फिर भी पति हूँ उसका, वहां से निकला नहीं और अपने यार को बुला लिया। बहुत बहुत गलत किया मिसेस मित्तल, बहुत गलत। तुम और तुम्हारा भाई, तुम दोनों एक जैसे हो, दोनों ही सिर्फ धोखा देना चाहते हो। पर अभिमन्यु मित्तल से उलझना तुम्हारी जिंदगी में उलझने ले आएंगी। Now you will get to know who is Abhimanyu Mittal. Be ready for tomorrow's surprise. I know it will be very surprising. जी, ये शख्स कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु ही था। अभिमन्यु मुंबई में ही था। अभिमन्यु ने अपनी आंखें बंद की और उसके आगे सुबह का सीन आ गया जब निशा और अजित गले लगे थे। दरअसल निशा और अजित के वहां से निकलने पर अभिमन्यु भी निकल गया। वो एंट्री की तरफ गया तो वहां शिखा और कुणाल खड़े थे। अभिमन्यु ने शिखा से कहा, अजित कितना क्लोज है मिसेस मित्तल और उनकी फैमिली के? शिखा ने कहा, अजित और नीतू इतने क्लोज नहीं है क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं, तो उसे मैं आसपास फटकने नहीं देती। लेकिन उसका परिवार बहुत क्लोज है नी के परिवार से। उसकी माँ तो नी के साथ ऐसा बिहेव करती है जैसे उसे अपनी बहू ही बना लेगी। उसकी आखिरी बात सुन अभिमन्यु के माथे पर बल पड़ गया। उसने कमर पर हाथ रखे और मुंह आसमान की तरफ कर मुंह से हवा छोड़ी। ये देख कुणाल समझ गया कि अभिमन्यु गुस्सा कंट्रोल कर रहा है। उसने कहा, अभी वो फ्लाइट? अभिमन्यु ने चेहरे को उसकी तरफ करते हुए कहा, तू जा, वैसे भी तू ही जाने वाला था, तो अब तू ही जा। एंड आई विल स्टे हियर। शिखा को तू अपने साथ ले जा, मेरा काम तेरा असिस्टेंट कर देगा। उसकी बात सुन कुणाल सिर हिला देता है। फिर इस वक्त उसके पास ना ही उसका पासपोर्ट था और ना ही टिकट। तो पहले उसने अपना पासपोर्ट मंगवाया जो कि ऑफिस में था और अपनी और शिखा की नई टिकट्स बुक कर दी। फिर वो बेंगलोर के लिए निकल गए और अभिमन्यु अपने विला में चला गया। अभिमन्यु ने फिर खुद से कहा, कल बहुत ज्यादा एक्साइटिंग डे होगा। तुमसे दूर जाना शायद मेरी बेवकूफी थी मिसेस मित्तल। तुम्हें और तुम्हारे भाई को सजा तो पास रहकर भी दे सकता हूँ, दूर जाने की क्या जरूरत है? इतना बोल उसके होठों पर जहरीली मुस्कान आ गई। इस वक्त हीरो की जगह वो विलन लग रहा था। अब देखना तो ये था कि कल क्या होने वाला था। क्या करेगा अब अभिमन्यु, और जो भी करेगा उसे निशा कैसे हैंडल करेगी? क्या होगा कहानी में आगे, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 60। अभिमन्यु ने फिर खुद से कहा, कल बहुत ज्यादा एक्साइटिंग डे होगा। तुमसे दूर जाना शायद मेरी बेवकूफी थी मिसेस मित्तल। तुम्हें और तुम्हारे भाई को सजा तो पास रहकर भी दे सकता हूँ, दूर जाने की क्या जरूरत है? इतना बोल उसके होठों पर जहरीली मुस्कान आ गई। इस वक्त हीरो की जगह वो विलन लग रहा था। अगले दिन सुबह 8 बजे निशा अभी सोकर उठी थी। अजित भी उठ चुका था। दोनों ने एक साथ नाश्ता बनाया। वो दोनों नाश्ता करने बैठ गए। अजित ने अपने प्लेट में पराठा रखते हुए कहा, हुन तो सीधा हफ्ते बाद आना। निशा कटोरी में दही डालते हुए हाँ में सर हिला देती है। अजित ने कहा, और वो तेरी शी चुड़ैल? निशा ने सिर हिलाकर कहा, कुछ नहीं होने वाला तेरा, उसे लगेंगे 2 महीने। अजित ने कहा, चलो फिर सही है। तभी घर की बेल बज गई। ये पाकर अजित ने कहा, ओए कौन कौन आता है यहाँ? निशा ने ना में सिर हिलाकर कहा, कोई भी नहीं आता, लेट मी सी। वो उठती है और जैसे ही हॉल में जाकर दरवाजा खोलती है, सामने खड़े शख्स को देख वो चौंक जाती है। वो हैरानी, घबराहट और डर के भाव से सामने खड़े शख्स को देख रही थी। सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि अपना हीरो अभिमन्यु ही था, जो कि उसे एक मुस्कान के साथ देख रहा था।
अपना भ्रम समझकर जैसे ही निशा ने 2-3 बार पलकें झपकाई, लेकिन अभिमन्यु तो वास्तविकता में वहां था। अब तो निशा को ऐसा लगा जैसे वो अब बस अपनी कब्र खोद ले और उसमें जाकर लेट जाए। उसने मन ही मन कहा, ये धीरे धीरे मिनी हार्ट अटैक्स क्यों दे रहे हैं बाबा जी? सीधा मेजर दीजिए ताकि आपके पास आ जाऊं, ऐसे तो मत कीजिए। निशा और अभिमन्यु एकटक एक दूसरे को देख रहे थे। अभिमन्यु की नजर जैसे ही निशा की मांग की तरफ गई, उसकी आंखें छोटी हो गई क्योंकि सिंदूर नहीं था, और वो इसलिए क्योंकि निशा के पास यहाँ सिंदूर नहीं था। वो जैसे ही कुछ बोलने लगा तभी पीछे से दोनों के कानों में अजित की आवाज टकराई। कौन है निशा? अजित की आवाज सुनकर जैसे अभिमन्यु का अब थर्मामीटर ब्लास्ट होने वाला था, वही अब निशा थरथराकर कांप रही थी। अजित भी आकर निशा की बगल में खड़ा हो गया। अभिमन्यु को देख वो सोचते हुए बोला, आपको कोई देखा है? लेकिन कहाँ? अभिमन्यु ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, अभिमन्यु मित्तल। अजित ने चौंक कर कहा, हाँ, आप तो अभिमन्यु मित्तल है, मित्तल खानदान के बड़े बेटे। अभिमन्यु को अजित की बात समझ आ चुकी थी। फिर अभिमन्यु ने निशा से तंज कसते हुए कहा, हाँ मिसेस मित्तल, बताइए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? निशा ने उसकी बात सुन अपनी आंखें झट से बंद कर ली, क्योंकि अभिमन्यु ने मिसेस मित्तल जो बोल दिया था। वहीं अजित ने आसपास देखते हुए कहा, मिसेस मित्तल? कहाँ है मिसेस मित्तल? मुझे तो नहीं दिख रही। अभिमन्यु ये सुन समझ गया कि अजित किसी भी बात से वाकिफ नहीं है। वो कुटिलता से मुस्कुराते हुए निशा को देख रहा था, जो कि आंखों में कुछ भी ना बोलने की रिक्वेस्ट कर रही थी। लेकिन उसकी रिक्वेस्ट को नजरअंदाज कर अभिमन्यु ने कहा, ये जो तुम्हारी बगल में खड़ी है, ये है हमारी मिसेस, यानी कि मिसेस मित्तल। तो इस हिसाब से आप बताइए कि आप कौन है? उसकी बात सुनकर जैसे अजित को 440 वोल्ट का झटका ही लग गया हो। वो कभी निशा को देखता हैरत से, तो कभी अभिमन्यु को। निशा ने तो सिर झुकाया हुआ था, और वही अभिमन्यु के चेहरे पर विजयी मुस्कान थी, जैसे न जाने ये कहकर उसने कौन सी जंग जीत ली हो। अजित दोनों को देखकर अचानक से हंस पड़ा। उसे हंसता पाकर दोनों उसे ऐसे देखने लगे जैसे किसी पागल को देख रहे हो। अजित ने हंसते हुए कहा, मिस्टर मित्तल, मैंने तो आपको बहुत ही सीरियस टाइप का बंदा समझा था, लेकिन आप तो काफी कूल निकले। क्या जोक मारा है? मतलब निशा सूद से निशा मित्तल बन गई है और सूद परिवार को पता ही नहीं। वाह, काफी अच्छा जोक था। अब उसका हंसना बंद हो चुका था। वो उन्हें ही देख रहा था जहां अभिमन्यु उसे गुस्से से घूर रहा था, वही निशा उसे रुआसी होकर देख रही थी। अभिमन्यु और निशा दोनों के भाव देख अजित बोला, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? जोक ही था ना? निशा कुछ नहीं बोली। उसकी इस खामोशी को देखकर अजित का दिल तेज तेज धड़कने लगा। निशा ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मिस्टर मित्तल, अंदर आइए। अभिमन्यु अंदर आ गया। निशा ने दरवाजा बंद किया। फिर उसने एक नजर अजित को देखा और लंबी सांस लेकर कहा, बैठकर बात करें। अजित ने नाम में सिर हिलाकर कहा, देख, ये बैठना बिठाना छोड़ और सीधा पॉइंट पे आ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। उसकी बात सुन निशा ने एक नजर अभिमन्यु को देखा, जो कि उसी के बोलने का इंतजार कर रहा था। फिर उसने कहा, मेरी और मिस्टर मित्तल की शादी हो चुकी है। अजित के पैरों तले से अब जमीन खिसक चुकी थी। उसके कदम लड़खड़ा गए। उसने जल्दी से साइड में पिलर को पकड़ लिया, लेकिन सिर्फ 2 महीनों के लिए। अजित के चेहरे पर असमंजस के भाव थे। निशा ने उसे फिर सब कुछ बताया। सब कुछ सुन अजित ने कहा, और इन बातों का दीक्षांत अंकल को जरा सा भी नहीं पता? निशा ने नाम में सिर हिलाया। अजित ने निशा की बाहों को पकड़कर कहा, निशा, तुझे पता भी है तन्नू क्या किया है? अगर कहीं वहां संगरूर में किसी को इस बात की खबर हो गई तो सभी तेरे माता पिता का जीना मुश्किल कर देना है। निशा को अजित के इस तरह पकड़ने से दर्द हो रहा था, और वही अब अभिमन्यु को अजित पे गुस्सा आ रहा था। उसने एक झटके से अजित को निशा से दूर किया और उन दोनों के बीच में खड़े होकर निशा की तरफ पीठ करके अपना गर्दन हल्के से निशा की तरफ मोड़ कर कहा, हम 5 मिनट में निकल रहे हैं, जो लेना है लो, घर में सब हमारा वेट कर रहे हैं। निशा अंदर अपना पर्स लेने चली गई। निशा के जाने के बाद अजित वहां का तापमान गिरता हुआ महसूस कर रहा था। अभिमन्यु उसे अपनी ठंडी निगाहों से घूर रहा था। उसने बहुत ठंडे भाव से कहा, जिससे कि अजित की हड्डियों में सिहरन होने लगी, मिसेस मित्तल से जितना दूर हो सके उतना दूर रहो। ये रिश्ता उसके लिए 2 महीनों का होगा, लेकिन मेरे लिए जन्मों जन्मों का है, सो स्टे अवे।
तभी निशा भी आ गई, जिसके कारण अजित कुछ भी ना बोल सका। अभिमन्यु ने निशा का हाथ पकड़ लिया। अजित से बिना नजरें मिलाए निशा अभिमन्यु के साथ चल दी। आखिर क्या होगा कहानी में आगे, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।